मैं अहमदाबाद की बात करूं, एवरी थर्ड डे देयर यूज्ड टू बी अ रैंडम स्टैबिंग ऑफ अ हिंदू, जो कभी न्यूज में नहीं आता था। ऑफ अ हिंदू, Hindus used to be killed. Every third day, a random Hindu would be killed on street. That was the position of Ahmedabad before 2001. अनंत अंबानी की जो शादी है ये जियोपॉलिटिकल इवेंट है और इंडिया का पावर शो करने का एक तरीका है जी। मतलब ये आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी इसके पीछे खड़ी है? बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये इनको और वो कर रही है कि जुलाई में शादी है बट आप फेब में मार्च में ही आप इसका पावर शो करिए, क्या है वहाँ पे आपने? और आई थिंक बहुत जगह पे आपने ये बोला है कि जो डीप स्टेट इंडिया मूव करेगा तो ये ऐसे लोग हैं कि इनकी जो पॉकेट में जो स्ट्रेंथ है, मनी पावर जो है, इनको आप नेगेट नहीं कर सकते, आप इनको दूर नहीं रख सकते। जो इनको इंडिया मूव करना है वो इनएविटेबल है। आपको क्या लगता है कि ये जो शेयर को राइड करना है, क्योंकि आपने कहा कि शेयर को राइड करने का टाइम है, मैनेज करना सीखना पड़ेगा, नीचे उतरोगे तो शेयर खा जाएगा, ये बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा है। नमस्ते अंकित जी। नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आन्वीक्षिकी पे जी। लास्ट टाइम हमने काफी सारी बातें की, 1 घंटा ही मिला था, आज शायद उतना भी नहीं मिले, बट ठीक है, जो ऑफ कैमरा बात करने में मजा आती है अंकित जी के साथ, वो इतना टेम्पटिंग है कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं करता। इन्होंने कम से कम 10 बार बोल दिया स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग। सो लेट्स बिगिन इट। कि रिसेंटली आप देख रहे हो, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं न्यूज में, नैरेटिव्स में, कितना ट्रू है वो नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे डील्स कह रहे हैं लोग कि गुजरात जा रहे हैं, बट कोई महाराष्ट्र भी आ रहे हैं, कोई चेन्नई में रिसेंटली, कोई तो साउथ कोरियन कंपनी ने अपना प्लांट डाला है, आई थिंक ह्यूंडई ने डाला था शायद। तो ये ऐसा पहली बात बन क्यों रहा है और गुजरात क्यों लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात नहीं आ रहे, तो इट्स अ फेक नैरेटिव सबसे पहले तो। दूसरा हमें ये समझना है कि कुछ हर एक स्टेट्स की स्पेसिफिक प्लस पॉइंट्स हैं। हाँ जी। ओके। कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है, कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो हमेशा जो इकोनॉमिक इंजन होता है वो लास्ट में आता है, पहले उसको सारा गारंटी चाहिए कि वाटर सप्लाई सही से होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सही से होगा, स्किल्ड लेबर मिल पाएगा, लैंड एक्विजिशन इजी होगा या नहीं प्रोसेस, और फाइनेंसिंग का जो हेल्प चाहिए वो भी मिल पाएगा या नहीं, और कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो स्टेट दे रहा है। ये सारे फैक्टर्स के इन्वेस्टर डरा हुआ इंसान है, और टैक्स हॉलिडेज भी इनको। हाँ, इन्वेस्टर इज अ पर्सन जो अपना पैसा लगा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सारी रिस्क उनकी है। हाँ, रिस्क उसका है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये 2-4 करोड़ के नहीं होते। हाँ, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े वाले, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए उनको, पॉलिटिकल भी। तो गुजरात के लोग, उनका ये विजडम रहा कि कंटिन्यूअस एक ही गवर्नमेंट को वोट करके वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे पा रहे हैं, जो सिक्योरिटी में तब्दील होती है इवेंचुअली ऑन ग्राउंड, विच इज व्हाट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स, कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेफ है, राइट, विल गेट अवर रिटर्न्स। अब ये भी है कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उत्तर प्रदेश तो आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से प्रोग्रेस हो रहा है, एंड इवन साउथ में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स जो कर्नाटका आ रहे हैं डिस्पाइट द गवर्नमेंट चेंज, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो रहता है कि अगर डबल इंजन की सरकार है, स्टेट और सेंट्रल के साथ अलाइनमेंट में है, और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है, तो इन्वेस्टर विल प्रेफर दैट, राइट। दूसरे जो प्रोजेक्ट्स भी कुछ ऐसे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर के 2-3 जो अनाउंस हुए नए अराउंड गुजरात, अराउंड अहमदाबाद, तो उसका रीजन भी ये है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे 30-40 साल का गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग लगेगा, सो दैट इट बिकम सक्सेसफुल, राइट। उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है लाइफ टर्म प्रोजेक्ट का, तो उतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां दिखेगी वहीं पे आप कर सकते हो। एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगता है उसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, विच द स्टेट इज एबल टू डू। तो दैट इज हाउ। अच्छा, दूसरा हमें ये भी बैकग्राउंड में समझना है कि 2001 से पहले जो गुजरात था और 2001 के बाद जो गुजरात है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं है कि लोग क्यों वोट कर रहे हैं बीजेपी को, अगर आप क्वेश्चन पूछो
Why consistent? In fact, ये लोकसभा seats anybody can predict all 26 seats. हाँ जी, Very दो clear. टर्म से तो आ ही रहा है। Very clear. तो आपको ये समझना है कि 2001 से पहले अहमदाबाद, अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं, तो every third day there used to be a random stabbing of a Hindu, जो कभी न्यूज में नहीं आता था. हिंदू Of a Hindu. Hindus used to be killed. Every third day a random Hindu would be killed on street. That was the position of Ahmedabad before 2001. वाटर सप्लाई का वो हालत था कि साबरमती का आप पानी पियोगे तो आपके लिप्स पर से खून निकल आएगा. अच्छा, दिस वाज द पोजीशन ऑफ अहमदाबाद बिफोर 2001. बट 2001 में भी तो बीजेपी की सरकार थी ना, बिफोर 2001. हाँ, जो वो केशुभाई 2001 के बाद जो चेंजेस आए हैं, जिसमें के पूरा सिटी को रिवाइव किया गया, और ये वही सारे एलिमेंट्स हैं जो मोदी जी के सामने खड़े हुए थे. यही फार्मर प्रोटेस्ट वाले से लेके जो बॉलीवुड वहां नर्मदा सरोवर डैम पे बैठता था, आमिर खान, मेधा पाटकर, हाँ जी, ये सारे एलिमेंट्स जो वीजा रिजेक्ट करवाने के लिए अर्जी करते थे साइन कर करके, बॉलीवुड वाले लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, 2002 राइट्स, अवार्ड वापसी, ये सब हम झेल चुके हैं गुजरात में ऑलरेडी. प्राइम मिनिस्टर ये सब देख चुके हैं गुजरात में, फेक फार्मर प्रोटेस्ट से लेके सब कुछ. बट ये सिर्फ पीएम फेस कर रहे थे कि एक्चुअल में गुजराती हिंदूज भी फेस कर रहे थे? देखिए, गुजरात स्टेट, हमारा तो जो हिंदूज का कंप्लेन है, हमारा कंप्लेन ही बाकी स्टेट्स के हिंदूज की, हमें गुस्सा उस बात का है गुजरात के स्टेट को, कि दूसरी कम्युनिटीज का तो समझ में आता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ने हमको इतनी भर भर के हमको गालियां दी कि आप नॉन सेक्युलर हो करके. और वो जो पूरा गुस्सा जो था, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो वो स्टेट कोलैप्स हो चुका होता हमारा, कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता. इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, हमको साइकोलॉजिकली अनटचेबल कर दिया गया था. मतलब अच्छा, कोई भी चैनल ओपन करो तो गुजरातियों को गाली पड़ रही है कि तुम कम्युनल हो, तुम नॉन सेक्युलर हो, तुम खराब लोग हो. तो एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स कराने की कोशिश की जा रही थी स्टेट की. इसलिए ये जो कॉमेडियंस फिर भी वापस उस बात को ले आते हैं बार बार. 2002 गोधरा, इनफैक्ट गोधरा नहीं अभी बोलते, कॉमेडी बता रहे हैं. हाँ, तब जो हैमरिंग होती थी हमारे हाँ, ऊपर, साइकोलॉजिकली दे वर ट्राइंग टू डिवास्टेट द स्टेट. क्योंकि मेरा सच मानूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता था. मेरा तो हमेशा से एक सिंपैथी था कि इन्होंने जो किया, क्योंकि मुझे हमेशा गोधरा दिखता था. अच्छा, वो भी फेक न्यूज है कि सिर्फ मुस्लिम मारे गए. हाँ, उस राइट्स में हिंदूज भी मरे हैं. हाँ, तो ये बड़ी, पर वो गोधरा की बात क्यों नहीं कोई करता, जो ट्रेन एक्सीडेंट, nobody talks about, हाँ, nobody talks what triggered it, हाँ, क्योंकि that was convenient, no? तो ये जो पूरा मीडिया का कबाल जो चला रहा था, ये सब नैरेटिव्स, जो भी चैनल ओपन करो तो गुजरातियों को गाली पड़ रही है, जहां भी ओपन करो. तो आई थिंक, तो व्हाट डिड मोदी जी डू? चीफ मिनिस्टर ने जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया है स्टेट को एंड हाउ डिड उस वक्त, पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो वो पूरा एंगर जो है उन्होंने एक डायरेक्शन में ले गए कि वाइब्रेंट गुजरात समिट, लेट्स जस्ट फॉरगेट व्हाट अदर्स आर टॉकिंग, फोकस ऑन बिल्डिंग गुजरात. तो 2003 से वो जो पूरा एंगर है वो रीपैकेज होके गुजराती अस्मिता को स्ट्रॉन्ग करने में डिलीवर. और वो कच्छ का अर्थक्वेक्स, आई थिंक कच्छ के लिए वो शॉर्ट टर्म में जरूर दुख था, हाँ, पर वो एक तरीके से रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वापस रीडेवलप हुई लॉन्ग टर्म. यस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं मोदी जी का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन रहता है, राइट. और वो जो आई थिंक वाइब्रेंट गुजरात समिट का सक्सेस होना, उसके पीछे ये जो बैकग्राउंड में ये जो नेगेटिविटी चल रही थी, उसने बहुत फायर किया उस सक्सेस को. और ना सिर्फ वो नर्मदा प्रोजेक्ट के बाद ना सिर्फ अहमदाबाद रिवाइव हुआ, क्योंकि अगर वो पानी नर्मदा का साबरमती में ऐड नहीं होता तो आज ये अहमदाबाद नहीं होता जो आप देख रहे हैं. ओके, राइट. और हार्ट ऑफ द स्टेट, और फिर सेंटर ऑफ द स्टेट. इनफैक्ट आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, यू लैंड इन अहमदाबाद, यू कैन गो इन ऑल डायरेक्शंस. तो वो प्रोग्रेस, और जहां पे इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एक तरह से आप बोल सकते हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर से तब से जियोपॉलिटिक्स में एक प्रकार की रुचि रही, क्योंकि वो हेड्स ऑफ द स्टेट से मिलते थे,
इवन एज अ चीफ मिनिस्टर। चाइना भी चाइना की विजिट हो, जापान की विजिट हो, तो शिंजो एबे का जो पार्टनरशिप हुआ विद द स्टेट ऑफ गुजरात, जो एज अ पार्टनर कंट्री फॉर द वाइब्रेंट गुजरात समिट, और उसी वक्त जो गिफ्ट सिटी का विजन आया, अच्छा तब से हाँ, गिफ्ट सिटी का विजन तब से था कि एक ग्लोबल फाइनेंस टेक एजुकेशन हब बनाना है, बिजनेस हब, जहां पे पूरा वर्ल्ड आके बैठेगा। तो तब से वो प्लानिंग में था, प्राइम मिनिस्टर का विजन आप जानते पर ये जो आईएफएससी की गिफ्ट सिटी है, ये कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं, वर्ल्ड में और भी सिटीज है जी। तो ये गिफ्ट सिटी अलग क्या कर रही है? देखिए, द डिफरेंस नाउ इज कि सबसे पहले तो जितने भी वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जो अब कोलैप्स होने की कगार पे हैं, क्योंकि वो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वाला जो फॉर्मेट चलाते हैं, तो बहुत सारे मुझे लगता है कि वेस्टर्न टेक और फाइनेंस कैपिटल्स डाइल्यूट होने की पोजीशन में है, क्योंकि वो मॉडल्स ही वन लाइफ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। अब वो डाइल्यूट हो रहे हैं तो कहां पैसा लगाएंगे? जहां पे सस्टेनेबिलिटी दिखेगी, जहां पे प्रिजर्वेशन दिखेगा, जो सनातन धर्म वाला इकोनॉमिक्स है, राइट? तो सरप्राइज नहीं होता हमें कि ये सारे अगर अनंत की शादी में आए हैं तो वो सारे ग्लोबल पावर्स दे आर ट्राइंग टू वाउच के कैसे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो ये आपने कहा है दूसरे चैनल्स पे कि अनंत अंबानी की जो शादी है ये जियोपॉलिटिकल इवेंट है और इंडिया का पावर शो करने का एक तरीका है जी। मतलब ये आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी इसके पीछे खड़ी है? बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये इनको और वो कर रही है कि जुलाई में शादी है बट आप फेब में मार्च में ही आप इसका पावर शो करिए, क्या है ये? वेल, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई कनेक्शन है इसके साथ, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर जो होता है कोई भी कंट्री का हो, ठीक है, वो अलाइन करना चाहेगा अपनी कंट्री के प्रिंसिपल्स और मेथोडोलॉजीज पे, ओके, राइट? जिसमें अब बहुत साफ हो चुकी है एक बात कि सनातन का रिवाइवल शुरू हो चुका है। अब क्योंकि जो कुछ तो सिग्नल्स आप देख ही रहे हो कि मंदिर इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू हो रही है, क्योंकि अयोध्या जो हमारा डेट है 22 जनवरी 2024, जिसको मैं बताता हूं कि सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे, उससे पहले तो सारी बातें होती थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, मंदिर से थोड़ी जॉब मिलेगा। उसी दिन के बाद ये रिवर्सल शुरू हुआ है। अब बोल रहे हैं कि अयोध्या विल बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब कोई नहीं बोल रहा अयोध्या, और अब कोई नहीं बोल रहा कि जॉब नहीं बनाता ये। अब तो नंबर्स आ रहे हैं कि इतना टूरिज्म हुआ, इतना बिजनेस रिटेल ट्रेड हुआ, नंबर्स के साथ। और स्पेशली ये जो जिसको फायदा हो रहा है ये मेजर बिजनेसेस से ज्यादा जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं, जी बिल्कुल, उनको डायरेक्ट फायदा है ये। जितने भी फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी लेड बिजनेसेस हैं, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है मंदिर इकोसिस्टम का। दैट इज वाई जो मंदिर टाउन्स होते हैं दे सर्वाइव टिल इटर्निटी, राइट? मुंबई को कुछ हो सकता है, कैलिफोर्निया को कुछ हो सकता है, न्यूयॉर्क को कुछ हो सकता है, लेकिन मंदिर टाउन्स को कभी कुछ नहीं होगा। वैसे मुंबई काफी हद तक मंदिर टाउन ही एक तरीके से, और रिवाइव होगा। मुंब्रा देवी के नाम पे मुंबई का नाम है, और आई थिंक एक कहते हैं, अभी कितना सच है वो तो मालूम पड़ेगा, कि मुंब्रा देवी का आशीर्वाद है कि ये सिटी नहीं डूबेगी। जी देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जब ये जो पूरा नरेटिव चल रहा है कि 3 ही मंदिर चाहिए, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि भाई उत्तर प्रदेश एक ही स्टेट है क्या? और तीनों मंदिर उत्तर प्रदेश में है, राइट? एक ही स्टेट है क्या? अब ये जो संकुचित मानसिकता है कि मैं सनातन को बांध के रखूंगा, ये नहीं हो पाने वाला है। अगर यूएई में मंदिर है तो मुस्लिम्स वहां एंटर कर रहे हैं, हाँ, करेंगे, ठीक? तो अब वो प्रोटेक्शनिज्म अब हमें छोड़ देना चाहिए। जब इन्वेडर्स आए, आक्रांता आए, हम पर अटैक किया, तब हम प्रोटेक्शनिस्ट होके घूम रहे थे कि हमें प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है। अब वो मानसिकता हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि धर्म सबके लिए है, राइट? सो कमिंग बैक टू दैट गुजरात नरेटिव, मुझे लगता है कि वो जो 5-6 वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई, उसने गुजरात मॉडल को एस्टैब्लिश किया, और फिर पूरे देश ने माना कि दिस इज द करेक्ट वे टू गो। क्योंकि जितना मुझे पता है जापान एक हमारे लिए हमेशा से कि टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंट्री है, और शिंजो आबे काफी टाइम तक पीएम थे। वो एक ही जन को फॉलो करते थे ट्विटर पे, और वो थे मोदी जी। और उसमें भी सबसे सरप्राइजिंग थिंग ये थी कि
जापान एक्चुअली इंडिया को वो टाइम पे एज अ कंट्री ज्यादा वे नहीं करता था, ज्यादा भाव नहीं देता था, पर गुजरात को देता था। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थिंग थी। एंड ये जब बाद में मोदी जी जब आई थिंक सेकंड टर्म के एंड में और थर्ड टर्म जब वो जीते गुजरात में, तब बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लगी कि इनका गुजरात मॉडल क्या है। एंड वहां से मुझे भी समझ में आया कि नहीं, अगर बीजेपी को 2014 जीतना है तो कोई और, जैसे उनसे बहुत ज्यादा सीनियर लोग थे पार्टी में, बट मोदी जी अगर फेस नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो, मेरे पर्सनल रीडिंग से या मेरे को जो समझ में आता है कि वो लोग तो 272 आई थिंक उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट जो लेवल पे आज गवर्नमेंट चल रही है स्ट्रेंथ वाइज, वो नहीं होती। नहीं, something certainly divine with the prime minister. Yes. There is some divine force, because उसके बिना ये सब झेलना I don't think it's possible for a normal human being, right? तो वही आशीर्वाद बना रहे हैं, और हम तो चाहेंगे, हम अमित शाह जी ने तो बोल ही दिया है 10 और साल, लेकिन अगर कोई विचार ऐसा आता भी है तो मुझे लगता है कि समाज ने रिक्वेस्ट करना चाहिए मोदी जी को कंटिन्यू करने के लिए। मैं तो मानता हूँ कि वो अपने उम्र से 20 साल यंग ही है। उनका तो फिजिकली तो नोबडी, आई थिंक इवन अ यंगस्टर कैन नॉट मैच दैट। उनका जो तेज है, जो ग्लो है उनके चेहरे पे, इट्स समथिंग अनबिलीवेबल। और आई थिंक आज तो अब तो उनके ऑपोजिशन से लेके एनिमीज भी मानते हैं कि रिस्पेक्टेबल पर्सन, समथिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। कि इंडिया का रिस्पेक्ट भी जो लेवल पे ले गए हैं। जी बिल्कुल, जियोपॉलिटिकली रोल इतना बढ़ गया है भारत का कि कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज लाइनिंग अप। कल परसों की बात है, इंडिया इंडोनेशिया का डील हो रहा है, राइट, रुपी ट्रेड किया, फिर यूपीआई का चल रहा है, कंटिन्यूअसली इट इज गोइंग ऑन। तो आई थिंक वर्ल्ड ने माना है लीडरशिप, तो ग्लोबल लीडर तो वो बन चुके हैं, मानना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। जब वेस्टर्न कंट्री का लीडर नया इलेक्ट होते ही सबसे पहले मोदी जी की बात करता है, मोदी जी के पैर छूते हैं लीडर्स, नेशनल लीडर। एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल तो अब सेल्फ अज्यूम्ड हो चुका है, बिकॉज बहुत सारे, और ये नेचुरल था, उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं। मतलब एक भी कैलामिटी में या क्राइसिस में P5 के एक भी नेशंस दिखे ही नहीं किसी को। जब कोविड चला सिर्फ मोदी जी थे। P5 क्या हो गया? जो परमानेंट 5 है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं जब वर्ल्ड क्राइसिस में वो अपने सिटीजन्स को पहले दे रहे थे। अपने सिटीजन्स की भी उन्होंने कितनी परवाह की है, दैट इज आल्सो क्वेश्चनेबल। दैट्स ट्रू, राइट। तो कोविड का टाइम हो या टर्की का अर्थक्वेक हो, हर जगह भारत पहले पहुंचा है। और इनफैक्ट अफ्रीका का तो रिप्रेजेंटेशन ही भारत ने डलवाया, G21 करवा दिया उसको। अच्छा, राइट। तो आई थिंक एक लीडरशिप तो माननी पड़ेगी आपको। वो स्पेशली जो सबसे बड़ा हाईलाइट वही है G20 का, जो इंडिया में हुआ था कि कॉन्सेंसस और G21 हो गया वो। एंड दैट फोटो इज स्ट्रक्चरल चेंज। फोटो इतनी आइकॉनिक है, जिसमें वो खुद बीच में बैठे हैं, इधर बाइडेन है, इधर दूसरे सब है। आई थिंक बस पुतिन आ जाते तो बहुत मजा आ जाती है। बिकॉज वो ऐसा हो जाता है कि मोदी जी ला सकते हैं इनको एक टेबल पे। वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा। सो लेट्स रिवाइंड थोड़ा सा पीछे कि गोल्डन बर्ड कहा जाता था इंडिया को, और इंडिया में आई थिंक बहुत एराज आए हैं। एक एरा नहीं था या एक कंटिन्यूस एरा नहीं था, अलग अलग साम्राज्य आए और वो हुआ। पर एक जो मेजर बोल सकते हैं कि गोल्डन बर्ड का डाउनफॉल, वो 1000 ईयर्स पहले, 1100 ईयर्स पहले हमें दिखता है। तो पहली बात ये हुआ क्यों कि इतने हम धार्मिक चल रहे थे, तो सडनली ऐसा क्या हुआ? और आगे जाके हम लोगों को ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके अंदर ये लर्निंग्स क्या कर सकते हैं कि ये वापस ना हो और इसको पहले बार रिवाइव भी करे। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर हम इतने ग्रेट थे, हम इतने इंटेलिजेंट थे और हम इतने धार्मिक थे, तो कोई आके हमको हरा कैसे गया? हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर आपको एक होता है डिफिटिस्ट एटीट्यूड, तो बोलेंगे नहीं हम तो गड़बड़ी थे, ठीक है। तो आई थिंक समवेयर द आंसर इज इन बिटवीन, जहां पे मुझे लगता है कि क्योंकि हम एडवांस थे इसीलिए हम हार गए। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि हमने गवर्नेंस जो है उसको ऐसा स्प्लिट कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, जहां पे जो छोटे छोटे जनपद थे, तो डिफेंस भी डिसेंट्रलाइज हो गया। अच्छा, अगर डिफेंस हमारा सेंट्रलाइज्ड रहता किसी एक जगह पे, चाहे वो दिल्ली हो या मध्य प्रदेश का उज्जैन हो या कोई भी कन्नौज हो, कोई भी हो, बट अगर डिफेंस सेंट्रलाइज्ड रहता
तो हम आराम से बीट कर देते हैं इन्वेडर्स को। क्योंकि हम ऑटोनोमस गवर्नेंस स्ट्रक्चर में थे, बहुत एडवांस चल रहे थे बाकी किसी भी सभ्यता के कंपैरिजन में, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफेंस भी। जब आप डिफेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो क्या होता है, देयर इज गोइंग टू बी कंपटीशन बिटवीन द टू रीजनल प्लेयर्स। ओके। और उसी बात का फायदा उन्होंने उठाया, बिकॉज वो लोग तो अभी पैदा हुए थे, पेट खाली था, इन्फेंट थे, पूरी ब्रूट फोर्स के साथ उन्होंने अटैक किया, और जहां जहां डिविजन्स थे, जहां जहां नेगेटिव कंपटीशन चल रहा था रीजनल जनपद के बीच, उसका बेनिफिट उठाते हुए उन्होंने कब्जा किया। तो आई थिंक वी लॉस्ट आउट बिकॉज वी वर टू एडवांस्ड इन गवर्नेंस, जो गलती हमें अब नहीं करनी चाहिए। डिफेंस को हमें सेंट्रलाइज रखना चाहिए। रही बात वो सोने की चिड़िया वाले कॉन्सेप्ट की, तो क्यों उसको सोने की चिड़िया बोला गया, बिकॉज वेल्थ तो क्लियर पता चल रहा है कि वही था, भारत में ही था, लेकिन चिड़िया इसलिए बोला गया कि कॉन्सेप्ट ये था कि इसका हम कब्जा कर सकते हैं, इसीलिए चिड़िया बोला गया। तो अब हमें जो आगे बढ़ना है, जो गलती नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि इसको सोने का शेर बनाना है। चिड़िया नहीं, शेर बनेगा। अभी शेर से एक बात आई, हम लोग कल एक दूसरे इवेंट में थे जहाँ पे मैं आपको सुन रहा था, वहां पे आपने, और आई थिंक बहुत जगह पे आपने ये बोला है कि जो डीप स्टेट इंडिया मूव करेगा, तो ये ऐसे लोग हैं कि इनकी जो पॉकेट में जो स्ट्रेंथ है, मनी पावर जो है, इनको आप नेगेट नहीं कर सकते, आप इनको दूर नहीं रख सकते। जो इनको इंडिया मूव करना है वो इनएविटेबल है। और इस चीज के वजह से हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स है, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया था JFK का, जॉन एफ कैनेडी, आपको क्या लगता है कि ये जो शेर को राइड करना है, क्योंकि आपने कहा कि शेर को राइड करने का टाइम है, मैनेज करना सीखना पड़ेगा, नीचे उतरोगे तो शेर खा जाएगा, ये बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा है। क्योंकि अब जब आप कहते हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहला सिनेरियो ये आता है, अच्छा अंबानीज द रिचेस्ट ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक दूसरा भाई बेटा है अनिल अंबानी, जो अभी शायद हार मान के इंटीग्रेट हो गया फैमिली से। मैं बस ये बाहर की पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, मेरे को कुछ अंदर का न्यूज नहीं है, सो किसको बुरा लग रहा हो तो मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ। पर यही समझो, डीप स्टेट कल को उनको एम्पावर करता है कि वील स्पॉन्सर यू, डू समथिंग विच डिस्टेबलाइजेस अंबानीज। और फिर हमारे जो दूसरे और बिजनेसेस है, क्योंकि अंबानीज एक लेवल पे बहुत जगहों पे प्लेटफॉर्म देते हैं, सेम अडानीज के साथ, जैसे हिंडनबर्ग के साथ हुआ, ऐसा कुछ इंटरनली करने लग जाए, और सेम धीरे धीरे पार्टीज टूटे, जैसे बीजेपी इतनी स्ट्रांग पार्टी है वो टूटे, उसमें से दूसरे दल आए और असैसिनेशंस हो। दिस इज अ वेरी स्कैरी सिनेरियो। what is your point of view to that is the kind of threats I was trying to explain। क्योंकि देखिए, जब पर ये तो इनएविटेबल लग रहा है, ये तो आराम, अगर उनका, आई डोंट थिंक सो नेशनलिस्ट दे वांट, बिकॉज दैट विल बी टू मच स्ट्रेंथ अगेंस्ट देम। वेल, एटलीस्ट एट द स्टार्ट जब वो एंटर कर रहे हैं, तो जस्ट टू एंश्योर कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है और जो लॉन्ग टर्म गोल है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्राउंड पे रहेगी तो रिटर्न्स बना पाएंगे। तो आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू डिसरप्ट द मासेस। लेकिन इवेंचुअली जो थ्रेट क्लियर दिख रहा है, विच इज के जितने भी हमारे फैमिली लेड बिजनेसेस हैं, उसमें साबोटाज, इंटरनल साबोटाज के केसेस बढ़ सकते हैं। उतना ही नहीं, कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स को भी रिस्क हो सकता है, बिकॉज जब ये डीप पॉकेट्स यूके छोड़ के यूएस शिफ्ट हुए थे, तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट कैजुअलिटी वाज JFK, राइट। तो बिल्कुल डेंजर्स है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। हिंदूज जैसे लोग हैं, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा हमारी लीडरशिप को, और जितने भी हमारे फैमिली लेड बिजनेसेस हैं, क्योंकि उनको स्पेसिफिक टारगेट किया जाएगा, राइट, बिकॉज दैट इज व्हाट स्टॉप्स देम स्टीम रोल इनटू पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब। तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको पता चले कि कोई सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है, उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है, उनके बच्चों के साथ डीप स्टेट ने कुछ बेनिफिट्स का आदान प्रदान किया हो, अगर ऐसे न्यूज आए ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के साथ, दिस इज वेरी स्कैरी। हाँ, क्योंकि
मेरा मानना है कि ट्रेडिशनली हिंदूज आर वेरी इनहेरेंटली सेल्फिश, इसलिए वो हमेशा टूट जाते हैं और वो अपने आप को सेट करने में चले जाते हैं। स्पेशली फैमिलीज, जेलेसी ह्यूमंस को क्या कुछ नहीं करा देती है। अगर एक भाई बहुत सक्सेसफुल है, दूसरे भाई को इजीली तोड़ा जा सकता है, भाई बोलो बहन बोलो जो भी है। ये चीज बहुत स्कैरी है। और आपने जैसे कहा है कि इंडिया को फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप्स में घुसना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आपको इसको एक टर्म बना लेना चाहिए, फैमिली यूनिट एंटरप्राइज लेड बिजनेसेस, दैट इज फ्यूल बिजनेसेस। तो ये दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, मंदिर इकोसिस्टम। दिस इज द सेकंड पोर्शन। दिस इज वेरी स्कैरी, बट या दिस इज स्कैरी, एंड इट इज स्कैरी। In fact, that is why it is important to have understanding of the kind of threats, because the nationalist leaders would be under threat as well. Do you think India is equipped to defend themselves? ये चीजों से? At least under this leadership, I think they have a fair understanding of the risks. Okay. We would not know what happens in the future, but certainly this government understands the risks well. Also, we have to understand, जैसे मैंने वो प्रेडिक्शन दिए थे अदानी एफपीओ, मैंने 7 दिन पहले बता दिया था कि अदानी एफपीओ विल बी अटैक्ड। तो इस प्रकार के प्रेडिक्टिव स्किल्स की जरूरत पड़ेगी at the time. Yeah, because you said you were surprised कि गवर्नमेंट ने कुछ काउंटर एक्शन। I was very surprised, क्योंकि मुझे लगा कि जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, if I can read, certainly they would be able to read. This is what my understanding was. Time to get Ankit Shah into intelligence. Certainly, we need to be very, very alert. Need to be very, very alert, including the chief ministers, which is why I said, जो सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, जिस तरह से अन्नामलई जी हो या योगी जी हो या हिमंत बिस्वा हो या देवेंद्र जी हो, जिस प्रकार से एक बार बार बात की जाती है कि नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट, तो मैं बार बार बताता हूं कि डोंट डिस्कस सक्सेशन, लेट द लीडर्स वर्क, बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव एड्रेस टू द एनिमीज that this is our second lineup which is मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो 10 साल की बात की है मोदी जी की, वो लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सक्सेशन वाली बात बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगी। अंडरस्टैंड वन थिंग कि जितने भी ग्रूमिंग होनी है सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की, लेट दैट हैपन, लेट्स नॉट डिस्कस सक्सेशन, बिकॉज जैसे मैंने इसके ऊपर डाला भी था कि अगर मोदी जी सोच भी रहे हैं तो हमने रिक्वेस्ट करना चाहिए कि प्लीज कंटिन्यू, राइट? क्योंकि उनकी प्रेजेंस में जितनी ग्रूमिंग हो जाएंगी उनकी लीडरशिप में, उतना बेटर लाइनअप नीचे क्रिएट होगा उन्हीं की प्रेजेंस में, राइट? सो इवन अदरवाइज वी शुड नॉट रिस्क बाय गिविंग आउट द नेम्स, राइट? क्योंकि बहुत साउथ का भी पॉलिटिक्स आपको पता है कि थोड़ा ब्रूटल रहता है, जैसा बंगाल हो या केरला है, जहाँ पे ब्रूटल फिजिकल अटैक्स होते हैं लीडर्स पे। मेरा वही क्वेश्चन था नेक्स्ट कि जो पंजाब, केरला, तमिलनाडु एंड बंगाल, स्पेशली बंगाल क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है, आपको क्या लग रहा है कि क्या टाइप का एक्शन हो सकता है उसको सेफगार्ड वापस अपने पास लाने की? क्योंकि कल भी अमित शाह ने, कल या परसों अमित शाह जी ने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठ है, वो अपना वोट बैंक मतलब अनअपोलोजेटिकली कहा है। आई डोंट नो ये क्यों इतना बड़ा न्यूज नहीं बना है, या फिर बन गया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जी। So what do you think BJP is looking after? Well, they are looking for a permanent solutions to all of these. So as we know कि कश्मीर का half is almost done, remaining half is pending, right? For a permanent solution. बिल्कुल वैसे ही सारे border states में ही issues हैं, आप जानते हो, be it पंजाब, be it बंगाल, right? तो बहुत जल्द बंगाल की बारी है, सबको पता है। और I think मैंने उस पर बंगाल के ऊपर जो ये अरेस्ट हुआ संदेश खली, हाँ, शाहजहान का, उस आई थिंक 1 आध महीने पहले ही मैंने प्रेडिक्शन दे दिया था कि बंगाल के जितने बिगड़ेल बच्चे हैं उनको गुजराती पेरेंट्स को सौंप दो। हाँ, आपने कहा था, राइट? तो सौंप दिया गया है सीबीआई। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि सीबीआई को दे दिया। मुझे पहले लगा वो कॉस्मेटिक अरेस्ट है, जिस तरह से वो बस घूम रहा था पुलिस स्टेशन में। ये जितने भी बिगड़ेल बच्चे हैं उनको गुजराती पेरेंट्स को आप दे दो।
बट डू यू थिंक ये होगा कि प्रेसिडेंट रूल लगा के उधर एनआरसी की जाएगी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कोई और तरीका है इसको कंट्रोल करने का। देखिए बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल की जरूरत तो पड़ने वाली है, क्योंकि Do you think हाँ होगा? होना चाहिए। वी डोंट नो द टाइमिंग, बट इतना तो क्लियर है कि उसके बिना नहीं होने वाला है। सो योर रीडिंग टेल्स यू कि ये कर सकती है बीजेपी या करने वाली है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अदरवाइज हाउ विल यू सॉल्व इट? क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत खराब है स्टेट की, और मोदी जी का स्टाइल आपको पता है कि पहले वो स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज पूरा प्लान होगा, उसके बाद एक्शन आएगी, क्योंकि टेम्पररी सॉल्यूशन तो कोई भी कर लेगा। प्रेसिडेंट रूल लगा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को क्यों होगी वो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 क्या है। ऑलरेडी अंदर के जो प्री स्टेप्स है, जो ये स्टेप्स के पहले के जो स्टेप्स है, मे बी एनआरसी अगर करते हैं तो उसके लिए जो डिटेंशन सेंटर्स CA तो आ ही रहा है, सीए आ रहा है। सीए बट इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस डायरेक्टली आई थिंक। बट बंगाल को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है CA। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे हैं हिंदूज जो वहां से आए हैं। तो बच बीजेपी क्या डिटेंशन सेंटर्स बना रही है? आई डोंट थिंक डिटेंशन सेंटर्स का अभी कोई डिस्कशन है, बट वंस CA इज डन, उसके बाद जब क्योंकि डिलिमिटेशन तो तब होगा जब यू विल हैव द करेक्ट डेटा, तो एनआरसी भी पैरेलल चलेगा उसके साथ, और सेंसस वाला। हाँ, आई थिंक दैट सेंसस इटसेल्फ विल सर्व एज एनआरसी, हो सकता है। some digital tech whatever that they use, we do not know। क्योंकि आधार कार्ड, वोटर कार्ड तो बड़े आसानी से वो बना तो लेते उन्होंने हैं। फेक बनाया ही है। इनफैक्ट अभी पंजाब से भी आया है कि फेक फार्मर्स जो बेनिफिट ले रहे थे। कभी आप सॉइल हेल्थ पे अगर फर्टिलाइजर का बेनिफिट अगर आप मैप करोगे तो बहुत सारा फर्टिलाइजर वाला भी आपका बच जाएगा, जो फेक जा रहा है बेनिफिट नॉन फार्मर्स को, जो फार्मर्स है भी नहीं, राइट? ओके, आपको किधर निकलना है? तो वापस, जैसे मैंने कहा था कि 1 घंटा भी नहीं मिलेगा, और इनने अपनी प्रॉमिस पे खरे उतरे। सो जल्दी पकड़ेंगे इन्हें वापस। जब मुंबई आते हैं मैं इन पे एक आदमी छोड़ रखूंगा कि जैसे आएंगे अंकित जी को पकड़ लेंगे। तो बस उसी के साथ थैंक यू, एंड होपफुली वी डू इट वेरी क्विकली अगेन। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम।